अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़। दोस्तों, अशरफी न्यूज़ के ख़ास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे रिजवान भाई कादरी से। रिजवान भाई कादरी अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी के चेयरमैन हैं। दोस्तों, कई लोग जो हैं वो वक़फ़ के बारे में जानते नहीं हैं। तो वक़फ़ क्या चीज़ है, वक़फ़ की प्रॉपर्टी कितनी है, और अक्सर देखा गया है कि वक़फ़ को लेकर लोग जो जानते भी हैं वो अक्सर इसको विवादों के घेरे में लिए रहते हैं। तो इन सब मौजू पर हम बात करेंगे रिजवान भाई कादरी से। तो रिजवान भाई, आपका इस्तकबाल है। तो सबसे पहले आप बताइए कि आप कितने सालों से इसमें कितना रमजान दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिज़वान मोहम्मद मियाँ कादरी है। मैं पेशे से आर्किटेक्ट हूँ, मगर अभी अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वफ़ कमेटी में पिछले 10 सालों से खिदमत दे रहा हूँ मैं। और अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वफ़ कमेटी के बारे में थोड़ा मैं ये बताना चाहूँगा। 1914 में ऑफिशियल कायम हुई। उससे पहले हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, मगर उससे पहले मुस्लिम पंच के नाम से ये चलता था। 1914 यानी तकरीबन आज 107 साल से ज़्यादा भी साल पूरे हो चुके हैं। मतलब मैं सबसे पहले मैं लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वफ़ कमेटी और वक्फ बोर्ड का डिफरेंस क्या है। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वफ़ कमेटी एक इदारा है जो अहमदाबाद की तकरीबन 32 मस्जिदें, 6 कब्रस्तान और 900 के करीब प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है। हम गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी है, मगर गवर्नमेंट के अंडर में आती है। हम लोग गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, हम लोग फाइनली आंसरेबल गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड को है। अच्छा रिजवान भाई, खासकर ये बताइए कि वक़फ़ बोर्ड जो है वो ऑल इंडिया में माना जाता है कि तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी पे है। तो ये किस तरीके से? यानी उसको पहले मैं थोड़ा और आगे की मेरी बात को थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कि सेंटर में सेंट्रल वक्फ काउंसिल होती है। वो फाइनल बॉडी गुजरात इंडिया के लेवल पे कही जाती है। हर एक स्टेट के वक्फ बोर्ड होते हैं, वो होती है। और हर एक स्टेट के वक्फ बोर्ड के अंडर में हर एक स्टेट के छोटे छोटे इदारे होते हैं। उसमें से अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वफ़ कमेटी एक है, मगर गुजरात का सबसे बड़ा इदारा है और उसका माशाल्लाह काम बहुत बड़ा है। एक बात और मतलब मैं तकरीबन लोगों को पहले ये बताने के लिए वफ़ क्या है, लोगों को वफ़ की प्रॉपर्टी का थोड़ा मतलब में पिक्चर क्लियर नहीं होता है। वफ़ का मतलब है, अरबी में उसका मतलब होता है रोक देना, रोक देना। वफ़ प्रॉपर्टी हम लोग उसको इस तरह से जनरली मानते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी वफ़ कर की जाती है, वफ़ की जाती है तो उसका मालिक अल्लाह ताला बन जाता है। और हम लोग जो मुतवल्ली होते हैं, ट्रस्टी होते हैं, वो उसके मैनेजर होते हैं। क्यों ये प्रॉपर्टी वफ़ क्यों की जाती है कि प्रॉपर्टी के आमदनी जो होती है उसकी इन्वेस्टमेंट जो है, वो इन्वेस्टमेंट करके उसकी प्रॉपर्टी की जो आमदनी होती है उसमें से मस्जिद, दरगाह, हुजरे, वो सबको मैनेज किया जाता है। इसलिए रोक देने वाली बात इसी तरह से की जाती है कि प्रॉपर्टी वहीं के वहीं रुक जाती है, उसका मालिक अल्लाह ताला रहता है। प्रॉपर्टी को ता क़यामत तक बेच नहीं सकते, मगर वो प्रॉपर्टी की इनकम में से, आमदनी में से जो मतलब में मस्जिद है, दरगाह है, हुजरे, उसका मैनेजमेंट किया जाता है। यानी तकरीबन हम लोग इस्लाम में मानते हैं कि ज़कात गरीबों का हक़ है। ज़कात का पैसा मस्जिदों पे नहीं लगता, मस्जिदों के पैसों के लिए लिल्लाह लगना चाहिए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरह से एक बार हम लोग लिल्लाह के इकट्ठा करके मस्जिदें कायम कर देते हैं। मस्जिद को मेंटेन करना मतलब मैं दूसरे सब इदारे को मेंटेन करना है, उसके लिए वफ़ प्रॉपर्टी की जो इन्वेस्टमेंट किया होता है उसकी आमदनी में से उसको मेंटेन किया जाता है। अब ये वफ़ प्रॉपर्टी का क्या इंपॉर्टेंस है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस लोगों को मैं कहना चाहूँगा। इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट प्रॉपर्टी होल्डर जो प्रॉपर्टी के मालिक कहा जाए, वो डिफेंस की प्रॉपर्टी है। आपने देखा होगा कि डिफेंस की प्रॉपर्टी हर जगह अलग अलग जगह पे होती है और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी और प्राइम लोकेशन पे होती है। दूसरी प्रॉपर्टी है रेलवे की प्रॉपर्टी भी कभी प्राइम लोकेशन पे होती है, रेलवे के पास भी काफ़ी प्रॉपर्टी है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी प्रॉपर्टी जो कही जाती है कि इंडिया के अंदर लार्जेस्ट प्रॉपर्टी जो मतलब में सबसे बड़ी की प्रॉपर्टी तो वफ़ के पास है। यानी 2008 में साचर कमेटी ने एक सर्वे किया था। उनके सर्वे के हिसाब से इंडिया में जो भी रजिस्टर वक्फ ट्रस्ट है उस टाइम पे 4.95 यानी 4,95,000 ट्रस्ट रजिस्टर हुए थे। काफ़ी ट्रस्ट अनरजिस्टर्ड थे, मगर रजिस्टर्ड ट्रस्ट की आमदनी एक साल की 163 करोड़ रुपये थी 2008। आज हम 2021 में बैठे हुए। एक चीज़ देख लीजिए, 2008 और 2021 की बात अपने करते हैं। 2008 में उनका कहना था कि 163 करोड़ की इनकम है, उसको प्रॉपर मायने में मैनेज किया जाए तो वो इनकम 20,000 करोड़ रुपए हो सकती है। आज 2008 में जो प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट के 20,000 करोड़ की आमदनी थी, वो आज हमारा मानना है कि वो तकरीब उसको प्रॉपर दायरे में मैनेज किया जाए तो 50,000 करोड़ रुपए की इनकम हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, 50,000 करोड़ रुपये मुसलमानों को एवरी ईयर मुसलमानों के पास में आए तो मुसलमान क्या कर सकता है। पैसों की ताकत से इंसान अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ कर सकता है।
क्योंकि हमारे कोई भी अच्छा काम करना हो, मस्जिदें कायम करना है, मदरसे कायम करना है, हॉस्पिटल कायम करना है, कि कुछ भी काम करना है, तो उसके लिए पैसा लगता है। और पैसा आज के ज़माने में कोई भी इदारों के मेरे वालों पैसा सबसे बड़ी तकलीफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह एवरी ईयर जो 50,000 करोड़ रुपए आता है, तो मुसलमान क्या करेगा, पहले मस्जिदें कायम करेगा, मदरसे कायम करेगा, हॉस्पिटल कायम करेगा, स्कूलें कायम करेगा। मगर ये सब कायम करने के बावजूद भी पैसा बचेगा, क्योंकि 50,000 करोड़ एवरी ईयर आएगा। तो इसी वजह से हम लोग का ये कहना है कि उसको वक़्फ़ की निज़ामत को सही मानों में समझा जाए। तो सबसे पहले ऐसा समझ लीजिए कि ज़कात की निज़ामत अल्लाह ताला ने जो बनाई है वो गरीबों का हक़ है, गरीबों की निज़ामत हो सकती है। वक़्फ़ की प्रॉपर्टी की निज़ामत सही कहे जाए तो समाज के रिफॉर्म्स के लिए, रेवेन्यू अपने चेंजेस के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। उससे आप एजुकेशन अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, पैसों के ज़रिए सोशल अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, उसके ज़रिए आप मतलब में इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट, ये पैसा तो इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट अपन उसके ज़रा इंडस्ट्री भी कायम कर सकते हैं, लोगों को रोजी रोटी लगा सकते हैं, कायम पर लगा सकते हैं। यानी ये ज़रूर में मुसलमानों का ऐसा कहते हैं कि मेजर तबका मिडिल इनकम ग्रुप है, और वो भी हायर मिडिल इनकम ग्रुप नहीं है, मिडिल इनकम ग्रुप है और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है। ये पैसा वफ़्क़ का प्रॉपरली आया और समाज की सेवा में लगेगा, तो हर मुसलमान, जैसा आज के ज़माने में देखा जाए कि कोई भी मुसलमान ज़्यादा 20,000 25,000 रुपये कमाता है, ज़्यादातर मुसलमान वही कमाता है। अब उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए साल की 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये फ़ीस होती है आज के ज़माने में। छोटा सा कोर्स करो, अब मेडिकल कर दिया मैं जाओ तो इंजीनियरिंग में जाओ, मेडिकल में 60 लाख 70 लाख रुपये फ़ीस है, तो बंदा पैसा कहाँ से लाएगा, कैसे फिर पैसे निकालेगा। तो उसकी वजह से वफ़्क़ की प्रॉपर्टी की निज़ामत सही हो, उसका पैसा प्रॉपर्ली आता है कौम के पास, और कौम के पास इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के लिए, उसको एजुकेशन अपलिफ्टमेंट के लिए पैसे इस्तेमाल किया जाए, और एजुकेशन अपलिफ्टमेंट के थ्रू इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट हो सकती है। तो हर मुसलमान का कभी भी बच्चा पैसों की वजह से अच्छी कॉलेजों में, अच्छी स्कूलों में एडमिशन दाखिला लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसी तरह से वो पैसा को सही मानों में मैनेज कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ भी लगा सकते हैं, लोगों को रोजी रोटी पर भी लगा सकते हैं। यानी तकरीबन ये देखा जाए तो एक नज़र से सोचा जाए, वक्फ के प्रॉपर मैनेजमेंट के तरीके से मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया का मुसलमान कभी गरीब रह ही नहीं सकता। इंडिया का मुसलमान कभी मतलब में पैसों की वजह से उसको तकलीफ़ हो, आज अभी कोविड के अंदर मुसलमानों के हॉस्पिटल काफ़ी है, सब कुछ है, इसके बावजूद पैसों की तकलीफ़ की वजह से वेंटिलेटर नहीं है, बाईपेप मशीन नहीं है, जो अपने ऑक्सीजन कॉन्सुलेटर भी हम लोग ढूंढ रहे हैं, उसके लिए भी पैसा चाहिए। ये सब के लिए पैसा जो वफ़्क़ के प्रॉपर निज़ामत हो तो काम हो सकता है। अब ये थियोरेटिकली बात हुई, प्रैक्टिकल की बात को मैं ऐसा थोड़ा समझाया जाए तो मतलब मैं एक चीज़ समझ लें कि आपके पास एक लैंड पड़ी हुई है, लैंड को प्रॉपरली किराए पे देना है, किराए पे देने वाले से मतलब मैं आपके किराए वसूल करना है, और लैंड को प्रॉपर बड़ी लैंड है तो उसको प्रॉपरली डेवलप किया जाए और डेवलप करके किराए पे देना है। तो वो चीज़ में आप कर रहे हो, जैसा कि एक छोटी सी ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर 10 जनों को किराए पे आप दे सकते हो, या 20 जनों को डेवलप करके 20 जनों को किराए पे दे सकते हो। और उनको किराए पे देने के लिए बाद में ज़रूरत में कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा जो लगता है वो उनके पास नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट की तरह ले सकते हो, या रिफंडेबल डिपॉजिट की तरह ले सकते हो। वो पैसा डिपॉजिट के लिए आता है, पगड़ी बोलते हैं जिसको, जो अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, तो पगड़ी की तरह वो पैसा ले सकते हो, और पैसा अपने में कंस्ट्रक्शन का पैसा उसको रिटर्न कर सकते हो, और फिर रेंट का पैसा आएगा वो कौम की फलाहियत के लिए इस्तेमाल होगा। यानी इसी तरह से अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के बारे में मैं आपको बताऊं, हम लोग आज से 10 साल पहले ट्रस्टी बन के आए थे। तो जब अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की आमदनी पर मंथ 63,000 रुपीज़ थी, हाँ सिर्फ 63,000 रुपये थी, और खर्च मतलब मैं तकरीबन 3 से 3.5 लाख रुपए पर मंथ का खर्चा था। तो ये दोनों एंड को मिलाना मुश्किल था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम, हमारे सब ट्रस्टी, हमारे सब मतलब मैं सेक्रेटरी साहब, डेप्यूटी सेक्रेटरी साहब, ये सब के एफर्ट की वजह से तकरीबन हमारी इनकम पर मंथ 7 से 7.5 लाख रुपए के करीब हो चुकी है, और अभी हमारा एक्सपेंस पर मंथ 8.5 से 9 लाख रुपए है। यानी टेक्निकली देखा जाए तो ये दो एंड के करीब हो गए। पहले 63,000 और 3.5 लाख के पास डिफरेंस हमारा लॉस पर मंथ का बड़ा था, अभी पर मंथ का लॉस कम हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले 2 सालों पे हमारा ये मानना है कि हमारी आमदनी 12-15 लाख रुपए हो जाएगी, और एक्सपेंस कभी इससे कम हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि मतलब मैं अभी जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन बात करता है टेक्निकल टर्म्स में, चार्टर्ड अकाउंटेंट की नज़र में बात करे या कॉमर्स वालों की नज़र में बात करे, तो हर महीने कुछ लॉस किया करती थी, और लॉस के लिए हमारे पैसे कहीं ना कहीं से इकट्ठा करना पड़ते थे। तो वो पैसे इकट्ठा करने के लिए कौम के पास हाथ फैलाना पड़ता था, या मतलब में कुछ अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज पैदा करने पड़ते थे। अब उसके बावजूद मुश्किल से हम लोग 2 छेड़े मिला सकते थे। अब बात ये होगी, आने वाले 2-3 सालों में ऐसा वक्त होगा कि हमारे एक्सपेंस करके हमारा इनकम ज़्यादा होगी, वो पैसा जो बचेगा फाइनली कौम की फलाहियत के लिए इस्तेमाल होगा। यानी इसी तरह से हमारा ये एक मिशन हैगा कि भाई कौम की फलाहियत के लिए क्या किया जाए। तो ये वक्त में थोड़ा वक्त लग रहा है। अब जैसे टेक्निकली मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई अहमदाबाद मुस्लिम वक्फ कमेटी के पास 900 प्रॉपर्टी है, उसकी आज के ज़माने की प्रॉपर्टी की वैल्यू करनी जाएगी तो तकरीबन 1 करोड़ रुपये की, अपने 1,000 करोड़ रुपये के आसपास की वैल्यू होगी ज़मीनों की वैल्यू के हिसाब से देखा जाए। मगर उसकी आमदनी 1,000 करोड़ रुपये के मालिक
की आमदनी है महीने के 7 लाख 8 लाख, वो सोच नहीं सकते, वो तकलीफ वाली मामले हो सकती है। पर वो क्यों होता है, वो नज़र में से मत बात करें तो एक ही बात आती है। सबसे पहली बात आती है कि भाई हम लोग हमारे दिल पे हाथ रख के बोले कि वफ़ की प्रॉपर्टी का किराया हम लोग क्या देते हैं। 2 बड़े एग्जाम्पल मैं हर बार देता हूँ, दोनों को बुरा लगता होगा, बुरा लगे, मगर कौम को ये सोचने वाली बात है। पैरामाउंट होटल का किराया महीने के 500 रुपये है। पैरामाउंट होटल वाला महीने के सिर्फ 500 रुपये किराया देता है और उसके सामने और 3000 स्क्वायर फुट की जगह इस्तेमाल करता है। उसके सामने बैठने वाला खुमचा, यानी जिसको हम पाथरना बोलते हैं, वो पाथरने वाला रोज़ का 100 रुपये का हफ्ता देता है पुलिस वालों को, 200 रुपये का हफ्ता देता है अपने टपोरियो लोगों को, यानी टेक्निकली देखा जाए रोज़ का 300 रुपये देता है रोज़ का। महीने के हुए 9000 रुपये। और पैरामाउंट वाला महीने के 500 रुपये देता है। वो जगह इस्तेमाल करता है 30 स्क्वायर फुट और ये जगह इस्तेमाल करता है 3000 स्क्वायर फुट, उससे 10 गुना जगह इस्तेमाल करता है। जो पाथरने वालों के साथ उसको मतलब मैंने अपने रिव्यू किया जाए तो उसके 90,000 रुपये पर मंथ किराया देना चाहिए। अब एक प्रॉपर्टी में से कहाँ 90,000 रुपये और कहाँ 500 रुपये, ये क्वेश्चन मार्क है। सेकंड चीज़, उसी तरह एग्जांपल मैं देता हूँ गांधी कोल्ड ड्रिंक वालों का। गांधी कोल्ड ड्रिंक वालों का किराया है 200 रुपये पर मंथ, रोज़ का 6 रुपया हुआ। रोज़ का 6 रुपया किराया, आप गांधी कोल्ड ड्रिंक में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आप सोचोगे गांधी कोल्ड ड्रिंक वाला कितना रुपया कमाता है और पैरामाउंट कितना रुपया कमाता है। अल्लाह दोनों को तौफीक अदा करे और दोनों से ऐसे मतलब मैं कहता है कि इसी तरह से ऐसे एग्जाम्पल वक़फ़ कमेटी के पास सब है। कानून तरीके से सब देखा जाए तो इनके सामने जिस तरीके से भी गवर्नमेंट ने किया है कि आने वाले दिनों अभी जो कानून चल रहा है कि जो पुराने भाड़वाते हैं किराएदार हैं, उनके पास से जो है फिलहाल जो किराया चल रहा है इस तरीके से हम वसूल कर सकते हैं, तो इस पर वक्फ बोर्ड ने कुछ एक्शन लिया है? मैं आपको जैसे बताऊं कि 900 प्रॉपर्टी में से अभी हमारा जो 7 लाख रुपए किराया है वो तकरीबन 200 या 250 प्रॉपर्टी में से ही आता है, यानी बाकी सबके सामने लीगल फाइट चली रही है। 200-250 प्रॉपर्टी में से हम लोग ने इंटरमीडिएट रास्ता करके उसका रास्ता निकाल के उससे प्रॉपर्टी का किराया ले रहे हैं। यानी आपको यही एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो समझदार थे या 2 सीधे थे, या दूसरी नज़र से कहो कि मतलब मैं जिसको कौम की हमदर्दी थी, वो लोग हमारे पास आए और हमने उनसे साथ नेगोशिएशन किया, बात किया और उनके किराए बढ़ गए। और वो किराए बढ़े हुए सिर्फ 250 प्रॉपर्टी में से। मगर जो कह रहे हैं कि टफ़ लोग होते हैं क्योंकि उनके लिए क्या बात हो गई कि उनके लिए पर मंथ 50,000 या लाख रुपए किराया देना पड़ता है, उसकी जगह पे एडवोकेट की फ़ी उनको देना सस्ता लगता है। इसी तरह से पैरामाउंट वाला और गांधी कोल्ड ड्रिंक वाला मतलब मैं वो लोग हम उनके साथ कोर्ट में लड़ी रहे काफ़ी वक्त से, मगर वक्त अपना इंडिया में लोग जानते हैं कोर्ट का रिज़ल्ट फास्ट नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ ट्रिब्यूनल आने के बाद काफ़ी कुछ रिज़ल्ट फास्ट हुए हैं, मगर उसमें पैरामाउंट वाला भी वक़फ़ ट्रिब्यूनल में नहीं गया हुआ है और इसको मतलब मैं हम लोग नहीं वक़फ़ ट्रिब्यूनल में उसको ले जा रहे हैं, मगर पैरामाउंट वाला कुछ भी करके उसको केस को उसको लोअर कोर्ट में ही रख रहा है। बाकी वक़फ़ ट्रिब्यूनल में आने से कोर्ट में केस फास्ट होता है, उसका काम बहुत फास्ट हो जाता है माशाल्लाह। यानी मैं आपको जिस तरह से आपने बताया कि इसी तरह से मतलब मैं आपको खाली एग्जांपल मैथमेटिकल एग्जांपल दूंगा। 200 प्रॉपर्टी में से हमारा किराया अभी 7 लाख रुपए आता है, जो 900 प्रॉपर्टी है तो उससे 4.5 गुना होना चाहिए, तो मतलब मैं तकरीबन 31 लाख रुपया हो गया। हमारा खर्च तो 10 लाख रुपये है, तो हर महीने 20 लाख रुपये वक़फ़ कमेटी के पास बचेगा। 20 लाख रुपये बचेगा तो साल का 1 करोड़ अपने 20 मल्टीप्लाई में 12, यानी समझ लो कि 2 करोड़ 40 लाख रुपया हुआ। अब 2 करोड़ रुपये 40 लाख रुपये एवरी ईयर अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वफ़ कमेटी के पास लिल्ला के पैसे आते हैं, ज़कात के नहीं, लिल्ला के पैसे आते हैं। तो ये लिल्ला के पैसों से मस्जिद अच्छी कायम होगी, मस्जिदों की रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद स्कूलें कायम होगी, हॉस्पिटल कायम होगी, यानी आने वाले 2-5 सालों के बाद वो सब रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और वो रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद फिर किसके लिए पैसा लगेगा? फिर ये मिडिल क्लास फैमिली को क्या पैसा लगेगा? आज भी अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वफ़ कमेटी 2 पार्ट में हम लोग हमारा हिसाब रखते हैं। एक है यतीम खानों में हम लोग ज़कात का पैसों का इस्तेमाल करते हैं, मगर ज़कात के पैसों के इस्तेमाल के अलावा के अभी काफ़ी कुछ हम लोग काम चलते हैं। उसमें से एवरी ईयर अहमदाबाद के यतीम बच्चों को तो हम लोग यहाँ देते ही है, हेल्प करते ही है, मगर अहमदाबाद के कोई भी यतीम बच्चा कोई भी स्कूल में पढ़ रहा हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हो या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हो, कहीं भी पढ़ रहा हो या कोई भी पढ़ाई कर रहा हो, उसकी हम लोग फ़ीस भरते हैं। तकरीबन एवरी ईयर 10 लाख रुपए के करीब फ़ी भरते हैं। उसके अलावा जो मतलब मैं साहब माल नहीं है, जिसकी वालिद कीमत वालिद की इनकम महीने से 20,000 रुपये से कम है, ऐसे लोगों को मतलब हम ज़कात का पैसा देते हैं या ज़कात का हकदार नहीं होता, कर्ज हसना देते हैं एवरी ईयर। उसमें भी तकरीबन हम लोग 10 से 12 लाख रुपए देते हैं। यानी ये अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वफ़ कमेटी काम कर ही रही है, मगर ये काम 10 से 12 लाख रुपये हम लोग साल के इस्तेमाल करते हैं। जब मैं वो बात कर रहा हूँ 2.5 करोड़ रुपये साल की बात करता हूँ, कहाँ 12 लाख और कहाँ 2.5 करोड़ रुपये। और ये 2.5 करोड़ मैं भी जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ कैसी बात कर रहा हूँ कि मतलब मैं अप्रॉक्सीमेट बात करता हूँ, मगर पैरामाउंट है या फिर गांधी कोल्ड ड्रिंक्स है,
ऐसे एक एक यानी जिसकी प्रॉपर्टी का किराया, अभी मैंने मैथमेटिक्स में बताया, उसका किराया शायद 5,000 रुपये कंसीडर करते होंगे हम लोग, मगर जो प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन पे है तो एक ही प्रॉपर्टी में से लाख रुपए किराया आ सकता है। तो इसी वजह से हमारी कोशिश ये है कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का मतलब में जो हम लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें बाकी कुछ मतलब में हम लोग उसको बहुत प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं, प्रोफेशनली मैनेज करते हैं, मगर वक्त लगता है। पैरामाउंट का तो एग्जांपल दे रहा हूँ, मगर ऑलरेडी हमारे वक्फ कमेटी की 2 साल पहले की किताब में मैंने राइटिंग में ऑलरेडी प्रमुख का जो लेख होता है उसमें लिख के दिया हुआ था कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की मूसे स्वाग कब्रस्तान के पीछे की जो अपने जगह है, लोगों की नज़र में वो कब्रस्तान की जगह है, मगर कब्रस्तान कभी था नहीं। वो जगह का प्रॉपरली उसको किराए पे दिया जाए तो एक प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी में से एक महीने का सिर्फ 5 लाख रुपए किराया आ सकता है। यानी आप सोच ले, एक ही प्रॉपर्टी में से 5 लाख किराया, उस वो वक्त में से एक ही प्रॉपर्टी में पैरामाउंट में से 1 लाख रुपए किराया, ये सब किराया आता है। तो मतलब मैं सोचे कि जो मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, कौन सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ का आज का प्रैक्टिकल 7.5 लाख रुपए, उसको सही तरह में से काम करे तो उसको मतलब में 15 से 20 लाख रुपए ले जा सकते हैं या 30 लाख रुपए ले जा सकते हैं। मगर जो एग्जाम्पल मैं दे रहा था 50,000 करोड़ का, 50,000 करोड़ में मैं एग्जाम्पल ये देना चाहता हूँ कि 50,000 करोड़ में पर मंथ 1 करोड़ की इनकम हम लोग खुद कर सकते हैं। यानी वो अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी एक इंडिया के अंदर बहुत छोटा इदारा है। ये एग्जाम्पल यही विशेष बताना चाहता हूँ कि इसी तरह से प्रॉपर मैनेज किया जाए तो हर इदारा, हम जो वक्फ का हर इदारा है वो प्रॉपरली सही मानों में मैनेज करेगा तो हजारों यानी करोड़ों में इनकम कर सकता है। और ऐसे सिर्फ 50,000 इदारे भी खड़े हो जाते थे, 1 करोड़ के 50,000 इदारे खड़े हो गए तो 50,000 करोड़ की इनकम हो गई है। सर जैसे भी बात किया आपने कि मूसे स्वाग के पीछे की साइड पर जो जमीन है, यानी दीवार के पीछे की साइड की बात आप कर रहे हो, अपने फाटक के रेलवे क्रॉसिंग के उस तरफ की जगह। अच्छा, वो जगह अपने वक़्फ़ की है या वक़ीफ़ की नहीं है? अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की जगह है और मतलब में बहुत सालों पुरानी जगह है। 1960 में यानी 57-60 में कब्रिस्तान के इस्तेमाल में नहीं आ रही है। कब्रिस्तान वो एक्चुअली एस्टेट है। एस्टेट है। यानी यही नज़र में कैसा होता है कि हमारे लोगों का कैसा होता है कि कोई भी जगह होता है तो एक ऐसा होता है मूसे स्वाग एस्टेट, मूसे स्वाग कब्रिस्तान एस्टेट या ये एस्टेट, क्योंकि नाम दिए जाते हैं। अब वो नाम दिए जाते हैं तो उस तरह से लोगो होता है, तो उसमें कैसा मूसे स्वाग कब्रिस्तान एस्टेट नाम आता है तो लोगों को लगता है कब्रिस्तान की जगह है। कब्रिस्तान इस तरफ है, रेलवे क्रॉसिंग के इस तरफ, वो तकरीबन 1 लाख वार की जगह है। उसके पीछे का सर्वे नंबर अलग है, उसके पर गवर्नमेंट के एफपी भी इम्प्लीमेंट हुआ है। एफपी यानी फाइनल प्लॉट बोलते हैं और फाइनल प्लॉट के हिसाब से गवर्नमेंट ने कपात भी ली हुई है। 1957 में गवर्नमेंट ने मतलब में टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के नाम से एक्वायर भी किया था। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने एक्वायर करने के बाद उसको अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी को कंपनसेशन दिया था। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कंपनसेशन देने के बाद अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कंपनसेशन कम पड़ा था, तो उसके बाद वो लोग कोर्ट में गए थे और कोर्ट में जाने के बाद एक्स्ट्रा कंपनसेशन दिया था। उस टाइम पे मतलब में जस्टिस अहमदी साहब थे, जस्टिस अहमदी साहब ने मतलब में कंपनसेशन ज़्यादा दिलवाया था। ये जस्ट मैं टेक्निकली टर्म्स में बात कर रहा हूँ, थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मगर लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो कब्रिस्तान नहीं है, वहाँ 2-4 कब्रें है, वो भी सच है। क्योंकि कैसे होता था पुराने ज़माने में, मतलब में लोग कैसा होता था कि वे दफन करते थे तो अपने नियत के हिसाब से मेरे यहाँ करना है, यहाँ दफन कैसा कर लेते थे, मगर वो कब्रिस्तान कभी रहा नहीं है और रिकॉर्ड पे रहा भी नहीं है। और उसकी वजह से उसके अगेंस्ट में काफ़ी लोग हमारे पास अगेंस्ट में गए थे भी कोर्ट में। तो मतलब मैं यहाँ कोर्ट में गए थे तो कोर्ट में से उनको बोला आप अपने तो उनको मतलब मैं उनको एंटरटेन नहीं किया, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट में से भी एंटरटेन नहीं किया उनको, मतलब मैं ट्रिब्यूनल में जाने के लिए बोला और ट्रिब्यूनल में भी वो लोग अभी तक गए हुए नहीं है। यानी टेक्निकली क्या आएगा कि वो उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी एक इमोशनली जो अटैच है वो लोग गलत नहीं हो सकते। यानी मैं तो हर इंसान को बोलता हूँ कि जनरली मुसलमान कभी ये चीज़ों में गलत नहीं होता, मुसलमान का परसेप्शन सिर्फ गलत होता है। उनके परसेप्शन में क्या है कि कब्रिस्तान की जगह है, इसकी वजह से उनको लग रहा है कि गलत है। जब उनसे साथ बैठ के बात की और उनको बताया कि ये प्रपोजल है, तो जब उनमें से काफ़ी लोगों ने ऐसा किया कि नहीं ये आपकी बात बिल्कुल सच है, आप ये जो बोलते हो ये सच है, तो हम आपको साथ देंगे। इसी वजह से अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होता है, उसके अंदर हमने ऑफिशियल लिख के दिया हुआ है। हम लोग अंडर टेबल कोई काम नहीं करते, हम लोग जो काम करते हैं डंके की चोट पे करते हैं और पूरे ट्रांसपेरेंसी से करते हैं। उसका मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा कि वो प्रोजेक्ट करने के लिए जो बिल्डर है, वो बिल्डरों के साथ हमने नेगोशिएशन किया था। बिल्डर के साथ नेगोशिएशन करने के बाद बिल्डर ने 1 टाइम डोनेशन 7 करोड़ रुपये देने की बात की। 7 करोड़ रुपये का डोनेशन 100% चेक से हमने लेने की बात की थी। उसके अलावा ये पैसा जो होता है उस पर
7% टैक्स, सॉरी 8 करोड़ रुपये देने की बात हुई थी, उसमें 7% टैक्स लगता है, यानी 56 अपने 8 करोड़ का 7% के हिसाब से 56 लाख रुपए टैक्स लगता है। हमने उनको बोला था कि टैक्स हम लोग नहीं देंगे, तो 56 लाख रुपए भी वो देंगे, अदरवाइज हमारे 8 करोड़ में से 56 लाख रुपए गुजरात वक्फ स्टेट वक्फ बोर्ड को देने पड़ते हैं टैक्स के हिसाब से। तो उनकी वो 56 लाख रुपए भी देने तैयार है। उसके अलावा एज़ पर वक्फ एक्ट जो 2014 में नया अमेंडमेंट आया है, उसके हिसाब से हमारे उनके साथ बात हुई थी, तो वो बात के हिसाब से उसको प्रॉपरली एवरी मंथ यानी 5 लाख किराए के हिसाब से 2 साल का किराया देना पड़ेगा। 1,20,000 रुपये, अपने 1 करोड़ 20 लाख रुपए किराया होता है, 8 करोड़ 56 लाख और 1 करोड़ 20 लाख, यानी उसको तकरीबन ऐड किया जाए तो 9 करोड़ 76 लाख रुपए वो सिंगल चेक से देने तैयार है। यानी कौम के पास 9 करोड़ 76 लाख रुपए आज आते, तो हम लोग उसको एक मिरेकल भी कह सकते हैं कि वो पैसा हम लोग मतलब मैं अहमदाबाद से दूर कोई जगह ले ले आज, और वो जगह ले लेते तो आने वाले 15 साल 20 साल के बाद वो करोड़ प्रॉपर्टी आज 8-9 करोड़ में हम लोग परचेस करते हैं, तो वो कवर उस टाइम पे मतलब मैं 10-15 साल के बाद 100 करोड़ रुपए की हो जाएगी। यानी ये हम लोग ये विज़न से काम नहीं चलते, सिर्फ हम लोग छोटी नज़र से सोचते हैं और छोटी नज़र में रह जाते हैं। आप सोचें ये पैसा आता है तो क्या उसमें पैसों से कौम की फलाहियत का इस्तेमाल किया जा सकता है, या उसको मतलब में पैसे से नई जगह ली जा सकती है। नई जगह ले लेते हैं तो बड़ा प्रोजेक्ट करना है, जैसे आज अहमदाबाद के अंदर मतलब में हम लोग जगह लेना जाए तो मतलब पॉसिबल नहीं है। अहमदाबाद से दूर तकरीबन 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर कोई भी जगह ले लेते हैं, उस जगह में मतलब मैं एग्जाम्पल के भाई 2 करोड़ रुपये बीघा हमने जगह ली थी, 10 करोड़ रुपये तो 5 बीघा जगह आ गई। 5 बीघा जगह यानी तकरीबन 15,000, अपने 1 बीघा पे 3,000 वाट के करीब में जगह होती है, तो 15,000 जगह जगह 15,000 जगह में एक अच्छा सा प्रोजेक्ट हो सकता है। और 15,000 बीघा की जमा आज ने 20 साल के बाद की वैल्यू सोचे तो तकरीबन 100 करोड़ रुपये वैल्यू हो गई, और वक़फ़ की जगह क़यामत तक तो कोई बेच ही नहीं सकता। और वो प्रॉपर्टी भी पैसा ले रहे, वो बेच नहीं रहे, उसको प्रोजेक्ट करने की इजाज़त दे रहा है, उसमें से वो पैसा कमाता है, उसका वो पैसा दे रहा है, वो अपने को फेवर भी नहीं कर रहा, अपने उसको भी कोई फेवर नहीं कर रहा है। इट्स अ वन काइंड ऑफ डील कि भाई प्रैक्टिकल डील है, हम आपको जगह देते हैं, आपको 30 साल के लिए इस्तेमाल करना है, और ऑफिशियल गवर्नमेंट के साथ मतलब में डील करके बात करना है, गवर्नमेंट से टेक्निकल साइड का रिपोर्ट लेना है, गवर्नमेंट से लीगल रिपोर्ट लेना है, लीगल रिपोर्ट लेके आगे बढ़ना है, इसमें कोई चीज़ गलत नहीं होने वाली बात है। मगर तकरीबन क्या होती है कि तकलीफ ये आती है कि ऐसे प्रोजेक्ट में बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व होती है, तो लोगों को लगता है कि 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ की जगह बेच दी थी। भाई मैं जिसको बोलता हूँ जगह बेच दी, उसको मैं बेचने का मतलब डॉक्यूमेंट बनता है और दस्तावेज बनता है। डॉक्यूमेंट दस्तावेज नहीं बनता, सिर्फ आप एक रिलीज एग्रीमेंट करते हो, भाड़ा करार करते हो, तो कहाँ से बेच दी जगह। यानी हमारी सोच छोटी होने की वजह से क्या होता है कि फिर हम लोग भी मतलब में समाज में बैठे होते हैं, समाज में मतलब में डिस्टर्बेंस होता है, तो हम लोग भी नहीं चाहते कि लोगों को नाराज़ करके ये काम किया जाए। इसकी वजह से मैं आपके ये मतलब मैं चैनल के जो प्लेटफॉर्म है उसके सिर्फ लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि ये इसमें नज़र में आप सोचें, इसके बारे में हमारे साथ डिस्कस भी करें, और आप ये ताकत बन के हमारे को पूरा साथ दें। इंशाल्लाह ये ताकत बन के साथ दे तो ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है, और ये प्रोजेक्ट कौम की फलाहियत के लिए प्रोजेक्ट से यानी बहुत बड़ा काम भी नहीं होने वाला, मगर एक प्लेटफॉर्म की तरह स्टार्ट लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सोचिए एक ही प्रॉपर्टी के से पर मंथ 5 लाख रुपए किराया।